ठीक है, भसीन के बेहतरीन शेयर बाजार के महारथी संजीव भसीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। भसीन साहब, गुड मॉर्निंग। सर बताइए, बाजार पर व्यू क्या है और स्टॉक्स को लेकर आपके अपडेट्स क्या हैं अभी? हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको, सृष्टि और डिम्पी को। और बाजार की चाल तो अभी थोड़ी कंसोलिडेशन की है, एक्सपायरी वीक है, लेकिन अंडरटोन बहुत बुलिश है। देखिए एफआईएस का मिस्ड आउट फीलिंग ह्यूमंगस है। और आप देखिए निकेई एक 40 ईयर हाई पे है, डाउ और नेस्डैक नीचे गिरने का नाम ही नहीं लेते। तो जहां भी आपको मौका मिले अपने शेयर चुनिए और रहिए। मैं ये नहीं कह रहा इंडेक्स भागने वाला है यहाँ से, लेकिन कंसोलिडेशन होगी। 22,000 का अब एक बेस बन गया है, इसके ऊपर ही एक्सपायरी होगी। बैंक निफ्टी में मुझे बहुत ज्यादा आई एम मोर बुलिश ओवर देयर, क्योंकि मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक और प्राइवेट बैंक्स, इनकी अंडर परफॉर्मेंस अब खत्म हो रही है। सो आपका सजेशन यही है, पीएसयूज में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और आपको ऐड करने चाहिए प्राइवेट बैंक, मेटल्स और कंज्यूमर नेम्स। मैंने पहले भी कहा था कंज्यूमर नेम्स, और अभी भी कहता हूं बाटा, पतंजलि, नेस्ले, ये जो है ना रूरल इनकम की जो छोटी लेयर है, ये बहुत सर्च करेगी। और बाटा और पतंजलि तो आपको सुपर रिटर्न देंगे। खैर अपडेट भी दे दूं, लार्सन एंड टुब्रो आपको 3300 पे कहा था, 2 दिन में 3420 हो गया है, बने रहिए। और दूसरा मैंने आपको परसों तरसों भी कहा, बंधन बैंक 200 रुपए में मस्ट हैव है, कल 210 गया है। इसकी जो बैन लिस्ट है वो खत्म हो गई। 220-25 पे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, 250 का लॉन्ग टर्म टारगेट। अब आपके लिए 3 पिक्स है, आप कहे तो मैं बताऊं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताइए, कौन सी आज के तो आपके 3 शेयर? तो देखिए, मैं पहली बात मेटल्स में बहुत पॉजिटिव हूँ। द स्ट्रक्चर ऑफ निकाई इज सच के वहां स्टील स्टॉक्स आर गोइंग थ्रू द रूफ। और वो एविडेंट है कि चाइना में कोई नया प्रोडक्शन नहीं आया, और अब जो रीस्टॉकिंग होगी उसमें मेटल्स में मेरे को बहुत तेजी लगती है। प्लस मैं डॉलर की वीकनेस पे और खेलूंगा, मुझे लगता है डॉलर में और वीकनेस आ सकती है। हेंस मैंने पहले भी आपको वेदांता, टाटा स्टील सेल किए हैं। जेएसडब्ल्यू इज अ मस्ट हैव। JSW is the best integrated steel plant in the world, और उसके पास सारा कुछ एट वन प्लेस है। और JSW में रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। लॉन्ग टर्म 1000 रुपए का टारगेट है, अभी 890 तक का टारगेट खेलिए एक्सपायरी पे, 801 रुपए का स्टॉप लॉस। दूसरा पीएसयूज में अगर एक शेयर लेने वाला है वो है ओएनजीसी, 270 पे लीजिए, 262 का स्टॉप लॉस और 290 का टारगेट। और तीसरा है आरबीएल बैंक। मैंने ये डिम्पी जी को 100, 130, 200, 250 सब पे कहा है, और अभी भी मैं कहता हूं आरबीएल 300 रुपए और 330 यहां जाने की चेष्टा करेगा। आप ले 260-62 में 250 रुपए का स्टॉप लॉस। थोड़ा सा इसमें नजरिया बढ़ाइए, लेकिन आरबीएल मेरे हिसाब से बैंकों में आउट परफॉर्म करेगा इन द नेक्स्ट 1 मंथ। ओके, तो ये ढेर सारी नई पिक्स भसीन साहब के भसीन साहब की तरफ से आते हुए। भसीन जी, आपने इंडस टावर भी रिकमेंड किया था, और क्या ज़बरदस्त मूवमेंट हमने फ्राइडे के सत्र में देखा। हम पूरे दिन उसकी मूवमेंट को भी ट्रैक कर रहे थे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए भी। और साथ ही एक बार, क्योंकि आपने बोला कि पीएसयूज में अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको कर लेनी चाहिए, तो सर कोई ऐसा सेक्टर या सेगमेंट है जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में? सृष्टि जी, आपका क्या जवाब है, लाजवाब। आपने कैसे याद रख लिया इंडस टावर, और सही आपने फरमाया। मैंने सबसे पहले ये कहा था 200-210 में कि अगर वोडाफोन सरवाइव करेगा और पैसा रेस करेगा तो इंडस टावर इज अ मस्ट हैव। उसके पिछले क्वार्टर के नंबर्स इतने शानदार थे, और उसने अभी प्रोविजनिंग करी हुई है वोडाफोन की। आप देखिए अगर वो राइट बैक हुआ तो कहा जाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी ऑब्जर्वेशन एज यूजुअल बहुत सतर्क है। 275 का पहला टारगेट है, और वोडाफोन के तो बल्ले बल्ले है, जिसके पास है, जिसके पास नहीं है वो 11 रुपए पे खोजते रहे। तो अभी भी हम सोचते हैं 18.5 में थोड़ा सा एक बारी के लिए प्रॉफिट बुकिंग आएगी। क्या है उसका निर्णय 27 तारीख को, वो वी विल वेट एंड वॉच। लेकिन वी विल कंटिन्यू टू। देखिए पीएसयूज में मेरी बात इसलिए ना लीजिए कि आपको मैं मिस्ड आउट कर रहा हूं, लेकिन अभी फीलिंग ऑफ मिस्ड आउट बहुत ह्यूमंगस है, और वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं दे रहे। ना रेलवे ना डिफेंस में हाथ डालिए। मेरे पे जो फीडबैक आया है वो कह रहे हैं ऑर्डर बुक्स तो बहुत लार्ज है डिफेंस रेलवे में, लेकिन अभी बजट नहीं है। पैसा स्पेंडिंग और अर्निंग्स आने में, एग्जीक्यूशन में बहुत टाइम लग जाएगा। बी वॉचफुल। और मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव हुई है, लेकिन अगर है तो प्रॉफिट बुक कीजिए। सेम इज द केस विद पीएसयू बैंक, सेम इज द केस विद ओएमसीज। अगर पीएसयूज में कोई लेने लायक शेयर है तो वो है ओएनजीसी, आईआरसीटीसी और कॉनकॉर्ड, उनमें शिफ्ट कीजिए।
एक बार कोटक महिंद्रा बैंक पे भी रुक करेंगे, जहां पे ज़ूरिच इंश्योरेंस जो है अब 70% स्टेक खरीदेगा कोटक जनरल इंश्योरेंस में। यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट आई है होल्ड की रेटिंग के साथ, 2050 के टारगेट्स दे रहे हैं। मितेश, एक बार क्विकली चार्ट चेक आपसे लेना चाहेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक के लिए कौन से लेवल्स ध्यान में रखें? देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक में डिस्क्लेमर के तौर पे हमारी लॉन्ग पोजीशन है, और हमने बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर एक रिपोर्ट निकाली थी कि 2024 में अगर प्राइवेट दो बैंक्स अगर सरप्राइज कर रहे हैं तो वो कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक है, क्योंकि बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है और कहीं ना कहीं नाउ बोथ द स्टॉक्स आर वेटिंग फॉर इट्स अपसाइड। हमारे हिसाब से कोटक महिंद्रा बैंक में 1765 का लेवल्स हम लोग बहुत कीनली वॉच कर रहे हैं। जिस दिन वीकली क्लोजिंग 1765 के ऊपर आया, उस दिन से लेके अगले 1 या 3 महीने तक स्टॉक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग री रेटिंग दिखाएगा, और हमारा जो टारगेट है फॉर द ईयर इज अराउंड 1850 से लेकर 1900 का है। तो यही है कि 1765 के ऊपर जब क्लोज आता है तो डेफिनेटली स्टॉक्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे बाय कर सकते हैं, पर साथ ही डिस्क्लेमर भी हमारे एक्सपर्ट ने आपको दिया है। पर गौरांग जी, अब आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, पिछले पूरे हफ्ते एक दो काउंटर्स जिस पे हम चर्चा कर रहे थे वो था एशियन पेंट्स और ग्रासिम, क्योंकि ग्रासिम जब पेंट में एंट्री लिया, अब कुछ ब्रोकरेज हाउसेज खासतौर से CLSA ने आगे बढ़कर एशियन पेंट्स को डाउनग्रेड किया है, यहाँ पे सेल की रेटिंग दे दी है, और साथ ही लक्ष्य भी काफ़ी इन्होंने नीचे कर दिया है। आपकी क्या राय रहेगी, क्या ये गिरावट में एक मौका होगा लंबे समय के निवेशकों के लिए एंट्री करने का, या फिर आपको लगता है कि थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस एशियन पेंट्स की तरफ से आते हुए हम देख सकते हैं, जिस तरीके की कमेंट्री ग्रासिम की तरफ से आई है? बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो जब भी कोई नया दावेदार बाजार में उतरता है किसी भी क्षेत्र में, तो अक्सर यही होता है, इतिहास गवाह है सृष्टि के, जो सबसे दिग्गज पहली या दूसरी कंपनी होती है उस क्षेत्र की, उस पर असर पड़ता है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, कुछ समय पहले हमने दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी में भी इसी तरीके की प्रतिस्पर्धा आते हुए दिखी थी। रॉयल एनफील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर सामने बजाज ट्रायम्फ और हीरो हार्ले ने 400 और 440 सीसी की सेगमेंट में दो नए प्रोडक्ट उतारे थे। 3400 500 वाला सीधा 3100 हो गया था आइशर मोटर्स, और आज के तारीख में देखिए कहां पर खड़ा है, करीबन 4000 के करीब। और भारत में बहुत बड़ा मार्केट है सृष्टि, ऐसा नहीं है कि एक नई कंपनी आने से दूसरी कंपनियों का जो कामकाज है वो ठप हो जाएगा। और मैं ये भी मानता हूं कि जितना प्रतिस्पर्धा बढ़ती है उतना उपभोक्ताओं को फायदा मिलता है, क्योंकि उतना ही बेहतरीन प्रोडक्ट वाजबी दामों पे आपको मिलते हैं। तो मैं नहीं मानता कि ग्रासिम के नए कारोबार में उतरने से, और ऐसा हमने पहले भी देखा था, हमारे ख्याल से काफी कुछ कंपनियों में नए एंट्रेंट्स आए थे, और उस सेक्टर की दिग्गज कंपनियों में थोड़ा बहुत नीचे तरफ खरीदारी की राय दोनों पर है, बुनियादी तर्क के आधार पर, एशियन पेंट्स और ग्रासिम।